नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों आप देख रहे हो, हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख कौन कौन से स्थल रूप है। दोस्तों, उसमें पर्वत है, पठार है, पर्वतीय क्षेत्र है और झील है। पर्वतों पर ही नदी दोस्तों पृथ्वी पर ही नदियाँ पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, पृथ्वी पे जो अलग अलग स्थल रूपों में देखने को मिलता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और महत्वपूर्ण कंटेंट जो भी आता है, महत्वपूर्ण बिंदु जो भी आते हैं, उसको मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब करता हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये एनसीईआरटी की सीरीज़ जो चल रही दोस्तों, ये विशेष करके जो हमारे दो दोस्त हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और स्टेट टेट की तैयारी करने वाले उनके लिए, इन दो तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इनमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में देखिए जो दिखाए गए हैं उनको आप देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस किस रूपों की चर्चा यहाँ पे करनी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी की सतह जो है वो कहीं पर एक बराबर एक समान नहीं है। कहीं ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं कम है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं तालाब है, कहीं पर्वत है तो कहीं झील है। इस प्रकार के दोस्तों पृथ्वी के स्थल रूप को देखा जाता है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो देखो दोस्तों, जिस मैदान पर आप खड़े हैं उस मैदान में धीरे धीरे गति हो रही है। तो गति क्यों हो रही दोस्तों, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर भी लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। तो कहीं ऊपर उठना और कहीं नीचे धंसना, ये दोस्तों प्राथमिक या आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। जो प्राथमिक एवं आंतरिक घटनाएं जो घटती हैं, उसके कारण जो पृथ्वी की सतह है दोस्तों, कहीं ऊंचाई पे उठ जाती हैं तो कहीं नीचे दब जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। इमेज में देख करके आप समझने का प्रयास करो कि पृथ्वी की सतह किस तरीके से बदली हुई है, कितने रूप पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत के रूप में पृथ्वी की सतह पाई जाती हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये पठार आप देख रहे हो, घाटी के रूप में पाई जाती है, पठारी क्षेत्र के रूप में। फिर ये मैदानी क्षेत्र के रूप में दोस्तों, ये सब स्थल भाग हैं दोस्तों भारत के, ये पृथ्वी के स्थल मंडल हैं। उसके बाद नदी है, सहायक नदी है, झील है, बितरिका है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जल संधि है, तट है, जल संधि द्वीप है। ये इतने रूप पाए जाते हैं पृथ्वी के दोस्तों। तो इन्हीं सब रूपों को हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है जिस पठारी क्षेत्र की, और वो खड़ी ढाल वाली होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों, जिन पठारी क्षेत्रों की ऊंचाई 600 मीटर या उससे अधिक है उसे पर्वत कहा जाता है। ये एनसीईआरटी 6 क्लास की जियोग्राफी
का कंटेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। भी प्रथम या आंतरिक क्रिया पढ़ रहे थे दोस्तों, आपने ऊपर पढ़ा जिसके कारण पृथ्वी या तो उठ जाती है या नीचे धंस जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया होती है स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है दोस्तों। ये दूसरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने की है या फिर इस कारण से लगातार कुछ न कुछ टूटना होता रहता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने के को अपर्दन कहते हैं। किस वजह से किसको कहते हैं दोस्तों? जब बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं या घिस जाते हैं, टूटने या घिसने की क्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे की ओर चली जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जब चट्टानें एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, तब उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और जब ये टूट जाती हैं तो उनकी लंबाई धीरे धीरे कम हो जाती है। वही यहाँ पे कहा गया है कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे की ओर चली जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। देखो दोस्तों, निक्षेपण वो क्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो निक्षेपण किसे कहते हैं? जब पत्थर या कुछ भी दोस्तों टूटता है या अपर्दन हो जाता है, अपर्दन होकर के जिस जगह पे एकत्रित होता है, ये टूटेगा तो कहीं न कहीं जाकर रुकेगा या किसी के द्वारा लेकर जाया जाएगा या किसी न किसी माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा होगा दोस्तों। तो जिस जगह पे इकट्ठा होता है उस क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है दोस्तों। ये दो क्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। तो देखो दोस्तों, जो अपर्दन की क्रिया है, टूटना फूटना, और निक्षेपण जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये क्रिया जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा हो रही हैं। ये क्रियाएं हम विभिन्न स्थल रूपों की उनकी ऊंचाई, ढाल एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनके विभिन्न स्थल रूपों के आकार पर, ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पर, पर्वत, पठारों एवं मैदानों में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्वत दोस्तों। पर्वत किस तरीके से बना हुआ है और पर्वत कैसे होता है और किसे कहते हैं पर्वत? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। तो देखो दोस्तों, पर्वत जो होती है वो प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटे तथा चौड़े आकार का होता है दोस्तों। ये छोटा तथा चौड़ा आधार, यानी कि जो पर्वत का शिखर होता है दोस्तों, जो टॉप की ऊंचाई होती है, वो शिखर इनका छोटा होता है, पतला होता है, और इनका आधार दोस्तों जो निचला भाग होता है वो बहुत चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, पहाड़ों की ऊंचाई कितनी होती है। पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं जो कि बादलों से भी ऊंचे हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी दोस्तों। पर पहाड़ों के आसपास जब आप ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे यहाँ की जलवायु जो होती है ठंडी होती चली जाती है दोस्तों। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियां होती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है ठंड बहुत होती है। धूप की रोशनी सीधे पड़ती ज़रूर है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक ठंडा होता है कि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। जब वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है तो बर्फ़ जब पिघलती है तो बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं और उन्हें दोस्तों कहते हैं हिमानी। तो जो बर्फ़ बहते हैं, बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं, तो उसे हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा इन्हें आप नहीं देख पाते। तो बिल्कुल दोस्तों, जो पृथ्वी के ऊपर हैं, जो आसानी से देखे जा सकते हैं, उन पर्वतों को तो आप देखते हैं, लेकिन जो समुद्र के अंदर के पर्वत हैं, जो नहीं दिख सकते और आसानी से नहीं देखा जा सकता, जिन पर्वतों को, उन्हें आप नहीं देख सकते। और वो समुद्रों के अंदर भी कुछ पर्वत हैं ऐसे दोस्तों जिसे हम नहीं देख पाते, जिनके बारे में हमें आपको जानकारी भी नहीं है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला कहते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, जब पर्वत लगातार एक श्रृंखला में व्यवस्थित रहता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे श्रृंखला कहा जाता है।
जिस तरीके से ये समझो कि आप एक पर्वत ये हो गया, फिर ऐसे लगातार पर्वत बन रहे हैं, लगातार ये पर्वत की श्रृंखला बनी हुई है दोस्तों। अब ये कहीं कहीं से अलग नहीं हो रहे हैं। ये आप इस लाइन में देखो तो लगातार आपको पर्वत ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से लगातार जब पर्वत व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो इसे क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे श्रृंखला कहा जाता है। इसे श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आप ये देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत की एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है कि हिमालय पर्वत किस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। और हिमालय पर्वत हमारा बलित पर्वत है दोस्तों, जो भूर पट्टी के ऊपरी हिस्सा यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पे एक छात्र द्वारा जो है किस तरीके से पर्वत का निर्माण होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, कि पर्वत कैसे बनता है। जैसे इसके हाथ में देखो दोस्तों, एक कागज़ है। कागज़ को एकदम सीधा करके आप अपने टेबल पे रखिए और दोनों हाथ से दोनों तरफ से अपने कागज़ को अंदर की तरफ आप जब दबाएंगे, इधर से भी आप दबाओगे और इधर से भी दबाओगे, दोनों हाथ को बराबर आप गति से दबाओगे धीरे धीरे, तो ये बीच वाला भाग ऊपर की तरफ उठता जाएगा। तो हमारा हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। इसको इधर से भी दाब पड़ रहा है और इधर से भी दाब पड़ रहा है, तो बीच का भाग जो है दोस्तों वो उठता चला जा रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा हिमालय पर्वत बन रहा है और आज भी ये गतिमान है। आज भी हमारा हिमालय पर्वत जो है दोस्तों वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय पर्वत है एक जो क्रम में फैला है दोस्तों। आल्प्स पर्वत, एंडीज, ठीक दोस्तों, ये सारे पर्वत है जो क्रम से हैं। एशिया, यूरोप एवं दक्षिणी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो चित्र 5.1 में देखो तो 5.1 चित्र में आपको दिखाया था दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि हिमालय पर्वत कहाँ पर है, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, एंडीज पर्वत कहाँ है। इन सभी पर्वतों को मैं विश्व मैप के चित्र में मैं आपको दिखाया था। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, हर पर्वत की ऊंचाई अलग अलग होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से पर्वत होते हैं दोस्तों? एक तो बलित पर्वत होता है, दूसरा ब्रह्मोत्थ पर्वत होता है और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत होता है दोस्तों। तो बलित पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है, ब्रह्मोत्थ पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। इन तीनों पर्वत का निर्माण और जो 3 प्रकार के पर्वत हैं उन्हें। तो उसके पहले ये थोड़ी छोटी सी जानकारी इसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, ठीक दोस्तों, मनाकी पर्वत हवाई द्वीप, जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है वहाँ पे मनाकी पर्वत है, सागर की सतह के नीचे है। ये एक ऐसा पर्वत है दोस्तों जो समुद्र में है, समुद्र के अंदर है, तो सागर की सतह के नीचे है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, समुद्र के अंदर है पर्वत, मनाकी पर्वत है जो हवाई द्वीप के पास स्थित है। उसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। एवरेस्ट पर्वत हमारा दोस्तों 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन ये मनाकी पर्वत जो हवाई द्वीप के पास है ये 10,205 मीटर ऊंचा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो समुद्र के अंदर के जो पर्वत हैं वो स्थल पर मौजूद पर्वत से भी ऊंचे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, हिमालय और आल्प्स पर्वत ये दोनों बलित पर्वत हैं, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। तो एक बार फिर से मैं आपको इमेज में दिखाने का प्रयास करूँगा दोस्तों कि बलित पर्वत और हिमालय पर्वत कहाँ पर हैं, जो कि ये दोनों दोस्तों बलित पर्वत हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप के क्षेत्र में, यूरोप में भी जो पर्वत है आल्प्स पर्वत, ये भी बलित पर्वत है। दोनों की स्थिति आप देखो दोस्तों, और दोनों ही बलित पर्वत हैं।
इमेज को मैं आपको एक बार पहले दिखा चुका हूं दोस्तों। इसमें ये विश्व मैप में जितने प्रमुख पर्वत हैं वो दिखाया गया है। तो ये हिमालय पर्वत और अल्पस पर्वत ये वही पर्वत है दोस्तों जो बलित पर्वत हैं। आगे हम आपको फिर से दिखाते हैं। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो जो भारत में अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। तो भारत की अरावली पर्वत भी बलित पर्वत है और ये सबसे पुरानी पर्वत में से एक है दोस्तों। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। तो जो अमेरिका में आपलेशियन पर्वत है और रूस में यूराल पर्वत है, ये दोनों जो है दोस्तों गोलाकार दिखाई देते हैं। तो फिर से मैं इन दोनों पर्वतों को भी आपको दिखाता हूँ, यूराल और आपलेशियन पर्वत को। तो आप देखो दोस्तों, ये जो रूस में स्थित यूराल पर्वत है, और अगर मैं दिखाऊं अमेरिका में आपलेशियन पर्वत ये है दोस्तों जो ऊपर से गोलाकार है। तो आप देखो इन दोनों पर्वतों को भी आपने देखा, इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। तो ये भी दोनों पुराने बलित पर्वत हैं दोस्तों। जो आपलेशियन और यूराल पर्वत दोनों बलित पर्वत। तो बलित पर्वतों की श्रेणी में दोस्तों आपने देखा हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, भारत का अरावली पर्वत और आपलेशियन और यूराल पर्वत, ये 5 पर्वत जो हैं दोस्तों ये बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित हो जाता है तब वह भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो कब दोस्तों, जब एक उसका भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग उसका जब टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर यानी एक भाग उठ जाता है, ऊपर की ओर उठकर विस्थापित हो जाता है, तब वह भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण करता है। इस तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ पे भ्रंशोत्थ पर्वत यानी कि इसका एक भाग यहाँ से टूटता है और दूसरा भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए को द्रोणिका भ्रंश ग्रेवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासवेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो देखो दोस्तों, यूरोप में राइन घाटी है जो भ्रंशोत्थ पर्वत है तथा वासवेज पर्वत इस तरह के उदाहरण में से एक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि ये भी 2 पर्वत आपको मिल गए। भ्रंशोत्थ पर्वत कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। अगला आता है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। तो ज्वालामुखी जो पर्वत है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस पर्वत का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ लावा ऊपर आता है और वो जम जाता है, तब इस पर्वत का निर्माण होता है। और ऐसा पर्वत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है और जापान में स्थित फ्यूजियामा है जो बहुत जाना जाता है और बहुत फेमस है दोस्तों। ये 2 पर्वत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों द्वारा पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रम तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्वत। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइड, ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के खेल हैं। पैराग्लाइड, हैंग ग्लाइड, रिवर राफ्टिंग, ठीक दोस्तों, और
ये है स्कीइंग, पर्वत के प्रचलित खेल हैं। तो इन खेलों को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि किन्हीं एक पर्वत खेलों के नाम बताइए, या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, बताएगा जो पर्वत में नहीं खेले जाने पर्वत में खेले जाने वाले खेल नहीं हैं, उन पर टिक करो। क्या आप हिमालय की स्थिति कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हों? दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बहुत दूर दूर तक पर्वत ही पाए जाते होंगे, वहां पर ये खेल बिल्कुल खेले जाते हैं दोस्तों। अब इस दोनों इमेज को देखो दोस्तों, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी से निर्मित ये पर्वत है, और ये ज्वालामुखी का एक इमेज दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस इमेज को देख सकते हो तो कितने विशाल और कितने बड़े पर्वत का निर्माण हो रहा है, जो कि ज्वालामुखी द्वारा इस पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं, पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है। बिल्कुल दोस्तों, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो देखो, जो पठार होता है उसका ऊपरी भाग किस तरह होता है, मेज के समान। जिस तरीके से मेज होता है, अगर आप मेज को कमरे में रखते हो तो कमरे से मेज की ऊंचाई उठी होती है, अधिक होती है, लेकिन मेज का जो ऊपरी सतह होता है वो एकदम प्लेन होता है। उस पर कुछ सामान रखते हो तो गिरता नहीं है और आसानी से उस पर आप रख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से पठार होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है उससे ऊंचा होता है, और मैदानी क्षेत्र की तुलना में जो है ये अधिक ऊंचाई पर होता है दोस्तों। पठारों की ऊंचाई क्रमशः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार के नए या पुराने हो सकते हैं। तो पठार भी दोस्तों नए या पुराने हो सकते हैं, और ये भी कुछ मीटर से कुछ हजार मीटर तक भी हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, तो देखो दोस्तों, भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो दोस्तों, कौन सा पठार है भारत में? दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण दो। तो देखो, यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पठार निकल कर के आते हैं। केन्या का पठार, तंजानिया का पठार, युगांडा का पठार, पूर्वी अफ्रीका पठार। तो ये 4 अफ्रीका में पठार मिल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है, जिस प्रकार से दक्कन का पठार है, और जो कुछ जिसका सतह ऊपर उठा होता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो देखो दोस्तों, तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर से अधिक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। देखो यहाँ पे पठार जो है, पठारों में खनिज की मात्रा पाई जाती है और प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीका का पठार जो है, वहाँ सोने एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका में सोना और हीरा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अफ्रीका का पठार सोने और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटे नागपुर का पठार लोहे, कोयले एवं मैग्नीशियम का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लोहा, कोयला एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए भारत के छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी, तो देखो दोस्तों, जो भारत का छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है, और वहाँ पे हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण, और नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी है। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो भारत में इस बुक में मुझे भारत के 2 प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पता चलता है, जो स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं लावा
पठार की काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो जो लावा निकलता है यहाँ से ज्वालामुखी दोस्तों, वो काली मिट्टी की प्रचुरता को दिखाता है। जहाँ पर ज्वालामुखी दिखेगा वहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। और काली मिट्टी उपजाऊ के लिए बहुत ही उपयोगी होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी ये पठारी क्षेत्र जो है बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैदान के बारे में देखेंगे, मैदान के बारे में क्या विशेषताएं हैं। मैदान समतल भूमि से बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान होता है ये समतल भूमि होता है और ये बहुत दूर तक फैला होता है। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो देखो ये जो मैदान होता है इसका समुद्र तल से ऊंचाई जो है सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर या इससे अधिक नहीं हो सकता। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मित तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। तो देखो जो मैदान है उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, या तो नदियों के द्वारा हुआ है या उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया गया है। नदियाँ पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं और तथा उन्हें अपर्दित करती हैं। तो जब पर्वतों से नदियाँ नीचे की तरफ बहती हुई आती हैं उनमें बहुत गति होती है। जब पर्वतों से नीचे की तरफ बहती हैं तो उस समय पर्वतों को काट छाट करके, तो जिसे अपर्दन कहते हैं, जब काटना छाटना करती हैं तो उन्हें अपर्दित करके वे अपने साथ उनके पर्वतों को काटे गए वहाँ पे जो भी पत्थर होते हैं, बालू होते अपने साथ लेकर के आती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों, तो ये नदियाँ तो अपने साथ जो है पत्थर लेकर के आती हैं, बालू, सिल्ट। आपने भी देखा होगा नदियों में ये सारी चीज़ें बहती रहती हैं। तो नदियों की गति जहाँ तेज़ होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कटती रहती हैं और बहाती रहती हैं नदियाँ। सिल्ट को ये घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, यानी इन सभी चीज़ों को जहाँ पे खाड्ड होता है, जहाँ पे गड्ढे होते हैं वहाँ पे छोड़ देती हैं दोस्तों। निक्षेपित करना यानी वहाँ पर छोड़ देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। जब वो गड्ढा भर जाता है फिर अगले गड्ढे में इस तरीके से जब गड्ढा भरता हुआ चला जाता है धीरे धीरे, तो वहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरीके से बहुत साल पहले जो भारत का मैदानी क्षेत्र है इसका भी निर्माण हुआ होगा। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो देखो दोस्तों जो मैदान होते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी साधन और संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो नदियों द्वारा बनाए गए निर्माण हैं वो एक एशिया का मैदान है दोस्तों, एशिया में पाया जाता है, और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। एशिया में स्थित भारत में है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में यंगत्से नदी का मैदान जो प्रमुख उदाहरण है। देखो आप एशिया में 2 मैदान बनाए गए हैं नदियों द्वारा। एक तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया उत्तर का मैदान है, और चीन में यंगत्से नदी द्वारा बनाया गया एक मैदान है। तो आगे देखते हैं इसमें मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जैसा भी आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है और यहाँ पे लोग आसानी से बसते हैं, क्योंकि मकान को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखो जो भारत का क्षेत्र है, भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। अब देखते हैं आगे स्थल रूप एवं लोग में क्या जानकारी दी गई है एनसीईआरटी के बुक में। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का
जीवन कठिन होता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे रहना, रहन सहन, खेती आदि सब कुछ करना जो है वहाँ पे आसान होता है। उसकी तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में रहना और अन्य काम को करना बहुत ही कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में बिल्कुल बहुत ही सरल होता है। आप इस इमेज को देखो, यहाँ पर लोग मैदानी क्षेत्र में किस तरीके से खेती कर रहे हैं, कितना आसान होता है यहाँ पर खेती करना। लेकिन इसी तरीके से अगर वो पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो आपको वहाँ पर खेती करना इतना आसान नज़र नहीं आएगा। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। बिल्कुल बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से, आराम से संसाधन मिल जाते हैं और आपको उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होते हैं। बिल्कुल अंतर होंगे दोस्तों। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके रहन सहन, कल्चर और भाषा, सभी चीज़ों में अंतर देखने को आपको मिलेगा। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब घर का कचरा होता है, कूड़ा होता है, आप कहीं जाते रहते हो तो उसको कहीं भी फेंक देते हो, जो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि कूड़ा या कचरा यहाँ पे फेंक करके नदी में देखो, यहाँ पे नदी कितनी गंदी हो गई है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जब कचरा लोग फेंकते हैं, उस समय लगता है कि एक थोड़ा सा कचरा है या थोड़ा सा डस्ट है, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित करें। दोस्तों, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि हर जगह का रहन सहन अलग अलग होता है। तो आप मैदानी क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए गाड़ियों से, बस से आप आसानी से चले जाते हो। अगर आपको नदी पार करना होता है तो आप पुल आपने देखा होगा, ब्रिज बनी होंगी, उस पर आप आसानी से चले जाते हो। और वहाँ पे पुल और ब्रिज बनाना कितना आसान होता है मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में देखो, यहाँ पे रस्सी से बना पुल है। और आप मैदानी क्षेत्र में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट मटेरियल से बनाया गया पुल, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। और अरुणाचल प्रदेश में देखो रस्सी से बनाया गया पुल। तो मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में देखो आप कितनी अंतर देखने को आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, आप इस इमेज को देखो, ये पर्वतीय क्षेत्र के इमेज हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र के खेती, जहाँ पे किसानी कर रहे हैं लोग। ये पर्वत है, पर्वत पे लोग कैसे रहते हैं, कितने दूर दूर घर होते हैं। और दोस्तों, ये जो जल में खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे राफ्टिंग वगैरह होता है, ये है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, पर्वतीय क्षेत्र में रहना कितना कठिन होता है, ऐसी स्थिति रहती है वहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों NCERT बुक का ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। आज हमने इसमें भी लाइन बाय लाइन पढ़ा और महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उस पर अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों। उसको मैं आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो CTET या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हमने इस सीरीज में 6 क्लास के 6 चैप्टर ज्योग्राफी ख़त्म किए दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।